नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। ऑल गुड, ऑल वेल। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अमेंडमेंट्स की क्लासेस के लिए। और ये जो अमेंडमेंट्स हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे ये रेलिवेंट है फॉर योर सीए एग्जामिनेशन इन मई 19 या नवंबर 19। कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन अगर आप जून 19 में दे रहे हैं, दिसंबर 19 में दे रहे हैं, या फिर सीए में एग्जामिनेशन जो आप अगेन जून 19 या दिसंबर 19 में दे रहे हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इनकम टैक्स के अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे। एक हैंड आउट मेरी तरफ से सर्कुलेट किया जा चुका है कल के दिन में और आज सुबह के दिन में, एंड आई होप कि आप लोगों ने वो हैंड आउट अपने पास रखा होगा। ये अगर हैंड आउट आपके पास है तो द थिंग्स विल बिकम मच ईजियर फॉर यू। अगर आपके पास ये हैंड आउट नहीं है किसी भी रीज़न से, कोई बात नहीं, क्लास को फिर भी आप अटेंड कीजिए और क्लास ख़त्म होने के बाद यू कैन आस्क फॉर दीज अमेंडमेंट्स। नोट्स जो हैं वो डायरेक्टली अगर आप मेरे से लेना चाहें मेरे से ले सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। आप वहाँ से भी इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा, ये जो अमेंडमेंट्स की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं दीज विल बी स्मॉल क्लासेस, और इसके अंदर हम लोग 5-6 क्लासेस करेंगे जिसके अंदर इनकम टैक्स के साथ साथ में जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, लेट मी टेल यू कि जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट एप्लीकेबल। फाइनेंस एक्ट 2018 और उसके बाद जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो आया हमारे पास, उसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट वॉज दैट प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल के बाद उसका नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ, एंड क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ इस वजह से हमारे मे एग्जामिनेशन के लिए वो एप्लीकेबल भी नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर 2018 तक जितने भी अमेंडमेंट्स नोटिफाई हो चुके हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं चाहे वो आपके जीएसटी के हैं, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगे फॉर मे एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर हम लोग इसके अंदर 6 मंथ्स और ऐड कर दें तो फिर 6 महीने बाद के तक के जो और अमेंडमेंट्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 19 एग्जामिनेशन। सो जीएसटी के अमेंडमेंट्स बहुत बहुत कम है फॉर मे एग्जामिनेशन, बट मैं होप कर रहा हूं, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है अभी आजकल, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा फॉर जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। अगर आज 14 दिसंबर है, कल परसों में या अगले 10 दिनों में कभी भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो भी वो मई 19 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। दैट विल अप्लाई ओनली फॉर दिसंबर 19 फॉर कंपनी सेक्रेटरी और फॉर सीए एग्जामिनेशन इन नवंबर 19 एग्जामिनेशन। यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुत कम अमेंडमेंट्स ही डिस्कस करेंगे। ये जब मैंने हैंड आउट आप लोगों में सर्कुलेट किए तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आए, मैसेजेस आए, टेलीग्राम पे मैसेज आए, कॉल्स आए कि सर हैंड आउट्स पूरे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको सिर्फ पहले 6 चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स दिए हैं। इवन दो अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर हैं, लेकिन आज की क्लास के लिए हम लोग जितना कवर करेंगे मैंने आपको उतना दिया है। इसके बाद जब सेकंड क्लास होगी तो सेकंड क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे उसका हैंड आउट अलग से दूंगा। सिमिलरली थर्ड क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे उसका हैंड आउट अलग से आएगा। फिर फोर्थ क्लास में जो कवर करेंगे उसका हैंड आउट अलग से आएगा। दो आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल अमेंडमेंट्स, मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, उनका पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन मैं उसको टाइम टू टाइम शेयर करूंगा अलॉन्ग विद द क्लासेस। बिफोर द क्लास, जस्ट 1 डे बिफोर द क्लास में शेयर करूंगा आप सबके साथ में। वो मेजर अमेंडमेंट्स हैं इस बार, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। सैलरी के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट्स हैं, एंड ड्यू टू दैट द सैलरी चैप्टर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर मे 19 एग्जामिनेशन। आई विल बी शेल शॉक्ड अगर नवंबर 19 के अंदर या मई 19 के अंदर सैलरी के क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे जाए तो आई विल बी शेल शॉक्ड। आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं with this amendments, और आप सबके पास से हैंड आउट ज़रूर होगा। और ये हैंड आउट जो अब आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, ये हैंड आउट आप लोगों के पास सबके पास है, और हम लोग इस हैंड आउट को यूज़ करते हुए अपने अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे।
जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर अमेंडमेंट इस बार हुआ है, दैट इज इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ इनकम। हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, जिसके अंदर मैंने सब सेक्शन बोल दिया, इट शुड नॉट बी सब सेक्शन, इट शुड बी क्लॉज 24। और पहला जो अमेंडमेंट हमारे पास आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू इनकम। अब ये बड़ी हैरानगी की बात हो जाती है, अगर सिर्फ आई वॉश करना हो तो मैं सिंपली ये बोलूँगा कि साहब इनकम की डेफिनेशन के अंदर 2 पॉइंट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, और ये जो 2 क्लॉजेज या सब क्लॉजेज इन्होंने ऐड किए हैं, दैट इज 12A एंड दैट इज 17B। तो 12A और 17B 2 क्लॉजेज इन्होंने इस बार इनकम की डेफिनेशन में ऐड किए हैं। लेकिन ये इनकम के डेफिनेशन में ऐड क्यों हुए हैं और इसका इम्पैक्ट बाकी कौन कौन से चैप्टर्स में जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लिखना होगा। एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस। आप लोग भी अपनी नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद अमेंडमेंट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020। जो हमारे पास अमेंडमेंट नंबर 1 है दैट इज डेफिनेशन ऑफ इनकम। डेफिनेशन ऑफ इनकम में हमारे पास आया सेक्शन 2 क्लॉज 24, और सेक्शन 2 क्लॉज 24 से रिलेटेड मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे रहा हूं, दैट इज फॉर क्लॉज 12A। जो क्लॉज 12A है उस क्लॉज 12A से रिलेटेड हमारे पास क्या अमेंडमेंट है और क्यों है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप लोग रिकॉल करें, कैपिटल गेन्स का चैप्टर हम लोगों ने किया है। कैपिटल गेन्स के चैप्टर में हमारे पास सेक्शन 45 में एक कंसेप्ट आता है कि अगर किसी के पास अपना कोई कैपिटल एसेट है और वो अपने कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू द स्टॉक इन ट्रेड, दैट कन्वर्जन इज रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर, और उसके ऊपर हम लोग कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं। मेरे से कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या करें। उल्टा का मतलब कि भाई मेरे पास मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, मेरे पास मेरा इन्वेंट्री है, और मैं अपने इन्वेंट्री को अपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी मेनी अ टाइम्स, एंड आई ऑलवेज सेड कि आई विल रेज माय हैंड्स, आई हैव नो आंसर टू दिस, क्योंकि कानून के अंदर इसका कोई प्रोविजन गिवन नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि अगर आप अपना कोई इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज एन इनकम, और उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। ये जो केस था, ये केस का नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से करेंगे हम लोग। इन द केस ऑफ दीप लोक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है जो कि 2017 में आया था, दैट मीन्स 2018 फाइनेंस एक्ट से पहले का ये केस है। इट वॉज डिसाइडेड दैट if inventory was converted to capital asset, then there will be no tax treatment। तो ये हमारे पास दीप लोक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक केस आया 2017 में, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट था। एंड टू ओवररूल दिस जजमेंट, इस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया, और उस क्लॉज के अंदर इन्होंने ये कहा कि अगर आप अपना कोई भी इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसको हम लोग इनकम मानेंगे। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई इनकम, किस चीज़ को इनकम मानेंगे।
याद रखिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो होगा उसको माना जाएगा एज इनकम। अब अगली पॉइंट ये आती है कि भाई ये इनकम है तो कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन्होंने किया इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आज सुबह की मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल किया, कुछ स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप मेरे पास आया और कहा कि सर आपने हैंडआउट के अंदर सिर्फ 5 या 6 चैप्टर्स दिए हैं, बाकी के चैप्टर्स आपने नहीं दिए। अब मैं बाकी के चैप्टर्स को मैं को रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से मैंने उनको नहीं वहाँ पे डिस्कस किया अलग से कि मैं उनको यहीं पे को रिलेट करूँगा। जैसे अभी इस टॉपिक में मैं रिलेट कर रहा हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन को विद द टॉपिक ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आगे लिखिएगा टू ओवररूल दिस जजमेंट, Section 2 Clause 24 was amended। तो इसका अमेंडमेंट क्यों आया वो मैंने आपको यहाँ पे रीजन दे दिया। अब जरा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 24 का अमेंडमेंट क्या कहता है, और उससे हमें समझ आ जाएगा कि ये अमेंडमेंट किस तरफ हमें लेके जा रहा है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से पढ़ेंगे। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू द कैपिटल एसेट, मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि कैपिटल एसेट को अगर इन्वेंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। लेकिन वाइसा वर्सा अगर हो जाए, रिवर्स पोजीशन हो जाए, जहां पे अगर इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, उसका कोई प्रोविजन हमारे कानून में नहीं था। अब 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हमारे अरुण जेटली साहब ने। सो इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू द कैपिटल एसेट, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम। अब 2-3 बातें भाई, पहली बात मार्केट वैल्यू कौन सी तारीख की, दूसरी बात ये इनकम तो कौन से हेड की इनकम। जल्दी से इस बात को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अगर ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है तो कौन सी डेट की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू होगी डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस डेट पे आप कन्वर्ट करेंगे उस डेट का, डेट ऑफ कन्वर्जन का। दूसरी बात, अगर ये इनकम है तो कौन से हेड की इनकम है, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। अब फिर मन में यहां पे प्रश्न कि साहब अगर पीजीबीपी है तो पीजीबीपी में कोई सेक्शन अमेंड किया, आंसर इज यस। पीजीबीपी में इससे रिलेटेड इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया सेक्शन 28 के अंदर, क्लॉज 6A। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन 28 के अंदर लिखा कि इन्वेंट्री अगर कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दे, उल्टा बोल दिया, इन्वेंट्री को अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दे तो इट विल बी अ बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28। इससे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और आप देखिएगा मैं कैसे इनकम को रिलेट कर रहा हूं बिजनेस एंड प्रोफेशन के अमेंडमेंट के साथ में। एक कदम और बढ़ जाते हैं, अगर इस एसेट को, जिसको इन्वेंट्री को पहले कैपिटल एसेट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, अगर ऐसा हो तो उस केस में हम लोग कैपिटल एसेट को हो सकता है अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। अगर वो कैपिटल एसेट बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। सेक्शन नंबर 32 के हिसाब से रूल नंबर 5 में उसके डेप्रिसिएशन रेट्स होंगे। अब बात यहां पे ये आ गई कि भाई जब कभी भी हम लोग किसी एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई कॉस्ट होता है जो ब्लॉक के अंदर डालते हैं। तो व्हाट हैज टू बी द कॉस्ट ऑफ सच एसेट, तो ये चीज मैं अब आपको यहां पे लिखवा देता हूं, यहां पे लिख लीजिएगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, will be regarded as income अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। तो मैं क्लॉज नहीं लिख रहा, आप सब क्लॉजेस को याद नहीं भी करते, कोई ऐसी बात नहीं होगी। विल बी रिगार्डेड एज इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 एंड विल बी टैक्सेबल
इनकम ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन नंबर 28। तो 28 के अंदर मैं नया सेक्शन डाल दिया, वो मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया है। इसके आगे लिखिएगा, इफ पर्सन starts using capital asset for the purpose of his own business or profession, BP will stand for business and profession, then the fair market value as on date of conversion will be regarded as cost of acquisition। और इसके लिए सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट भी कर दिया है। तो इनकम से रिलेटेड यहां पे अमेंडमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर, सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसका अमेंडमेंट, और उसके साथ साथ में सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अंदर जहां पे कॉस्ट के बारे में बात की जाती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट के बारे में बात की जाती है, उसके अंदर अमेंडमेंट। तो पहला अमेंडमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो सिंपल एक लाइन का है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो अलग अलग जगहों पे, काफी सारी जगहों पे पड़ रहा है इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं जस्ट टू हैव अ फील ऑफ दिस कि हम लोग यहाँ पे क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा इनलार्ज कर दिया। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 12A, in case of conversion of stock in trade into the capital asset, the market value of the inventory will be included in the income। मार्केट वैल्यू कौन सी डेट का वो बता दिया, इनकम कौन से हेड की इनकम वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया है, एक और नया पॉइंट इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, दैट इज क्लॉज सब क्लॉज 17B। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और इसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है। ध्यान से पढ़ेगा इसको। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट, यहां पे आपने अंडरलाइन करना है अदर पेमेंट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा अदर पेमेंट। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट which is given under section 56 clause 2 sub clause 11, any compensation or payment on the termination of employment or modifications in the terms of employment। अगर आप इसकी सिंपल रीडिंग देंगे तो इसकी सिंपल रीडिंग में हमें बातें समझ में नहीं आई कि क्या लिखा है और क्या अमेंडमेंट क्या आया, इसके अंदर नई चीज क्या आई। लेकिन ये बात हमें अच्छे से समझ आएगी जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो अमेंडमेंट नंबर 2 हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस के साथ। दिस इज बी, अगेन डेफिनेशन ऑफ इनकम के अंदर अमेंडमेंट है। सेक्शन अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 24 जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। आप लोग रिकॉल करो, एक चैप्टर हम लोगों ने किया है सैलरी, और सैलरी के चैप्टर के अंदर सेक्शन हम लोगों ने किया सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसके अंदर बात की जाती है PILS। फुल फॉर्म लिख दूं, इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर रहा है, वो जो पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट एग्जैक्टली सैलरी के नेचर का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हम फिर भी उसको सैलरी एज्यूम करते हुए सैलरी के तौर पर टैक्सेबल करेंगे। इसको अब हम लोग कंपेयर करते हैं इस अमेंडमेंट के साथ जो कि अमेंडमेंट हुआ अंडर इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में ये जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 2, और इसके अंदर क्लॉज इन्होंने डाला है क्लॉज 17B, क्लॉज 17B, क्लॉज 17B। अब इसके अंदर इनकम ऑफ अदर सोर्सेज आ गया, यहां पे ये सैलरी आ गया, सैलरी का टॉपिक हमारे पास आ गया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हम लोग सैलरी का चैप्टर रिकॉल करें तो सैलरी के चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, तो वो कंपनसेशन हम लोग टैक्सेबल करेंगे एज द इनकम ऑफ सैलरी
अगर वो कंपनसेशन दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अब इन्होंने अदर सोर्सेज के चैप्टर में कंसेप्ट क्या डाल दिया, इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कंपनसेशन दिया गया, अगर कोई किसी प्रकार का कंपनसेशन दिया गया या अदर पेमेंट दिया गया, या अदर पेमेंट दिया गया, कंपनसेशन हो या अदर पेमेंट हो। अब बात यहां पे आ गई भाई अदर पेमेंट में क्या हो सकता है, अदर पेमेंट में सब कुछ पॉसिबल है, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ इन्होंने अदर पेमेंट के अंदर डाल दिया, तब स्कोप को बहुत बड़ा कर दिया। पहले सिर्फ कंपनसेशन को कवर कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कवर कर लिया ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स विच आर गिवन बाय। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, विच आर गिवन बाय के बाद मैं रुक गया। ऑल कंपनसेशंस और अदर पेमेंट्स विच आर गिवन बाय, कौन दे रहा है, दे रहा है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय या फिर एनी अदर पर्सन, तो विच इज मेड बाय, पेमेंट किया जा रहा है, कौन कर रहा है पेमेंट, एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय को, या कोई दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तो उसको इन्होंने कवर कर दिया इन द चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, यहां पे सिर्फ कंपनसेशन और दूसरी जगह पे कंपनसेशन के साथ साथ में आ गया कंपनसेशन एंड अदर पेमेंट्स। एक और फर्क, यहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय था और यहां पे इन्होंने अदर पर्संस को भी इंक्लूड कर लिया है। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि किसी भी प्रकार की पेमेंट्स अगर कंपनसेशन के नेचर की हैं या कंपनसेशन वर्ड यूज ना करके कोई और वर्ड यूज करके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने कवर कर लिया इन द इनकम और उसको भी टैक्सेबल किया जाएगा। पहले एक एम्बिग्यूटी थी कि क्या ये टैक्सेबल होगा या ये टैक्सेबल नहीं होगा, डेफिनेटली ये टैक्सेबल होगा। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल इस प्रकार से आपको दे सकता हूं। आई एम गोइंग लाइव, आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड्स, और मैं नाम लेके भी बोलूँगा यहाँ पे। हमारे देश में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मारुति सुजुकी लिमिटेड। और मारुति सुजुकी लिमिटेड में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हुए मिस्टर जगदीश खट्टर। और मिस्टर जगदीश खट्टर जब रिटायर हुए तो कंपनी को इस बात का थोड़ा सा डर था कि जगदीश खट्टर साहब रिटायर होने के बाद ऐसा ना हो कि किसी दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्वाइन कर लें, होंडा को ज्वाइन कर लें, फिएट को ज्वाइन कर लें, टाटा मोटर्स को ज्वाइन कर लें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर मारुति सुजुकी के सारे ट्रेड सीक्रेट्स, बिजनेस पॉलिसीज हो सकता है वो हमारे कंपटीटर को रिवील कर दें। तो जगदीश खट्टर साहब जब रिटायर हुए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ यहां पे, जगदीश खट्टर साहब जब रिटायर हुए मारुति सुजुकी कंपनी के एज मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनको कहा गया कि साहब ये आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा रख लो, ये आपका लीव कैशमेंट का पैसा रखो, ये आपका ग्रेच्युटी का पैसा रखो, ये आपके बाकी के जो रिटायरमेंट पेमेंट्स हैं, पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन है, वो भी रखो। और साथ में एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, और साथ में साहब ये लो जी 50 लाख रुपए और रखो, इस वादे के साथ कि आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मारुति सुजुकी लिमिटेड। नाउ दिस काइंड ऑफ अ पेमेंट जो कंपनसेशन के नेचर की नहीं है, दिस इज नॉट कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, ये तो आप उसको एक पैसा दे रहे हो अंडर एन एग्रीमेंट कि वो किसी कंपटीटर को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा जो पैसा दिया जाएगा उस पैसे को पहले शायद एम्बिग्यूटी में कवर नहीं किया गया था अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, बट नाउ आफ्टर दिस अमेंडमेंट दैट विल बी कवर मारुति सुजुकी लिमिटेड। दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर इन्होंने इनकम को एक्सप्लेन किया, इनकम को में इसमें अमेंडमेंट किया। दूसरा चैप्टर जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का है। रेसिडेंशियल स्टेटस में मेन अमेंडमेंट, कोई खास अमेंडमेंट हमारे इंटरमीडिएट लेवल के लिए नहीं है, बट स्टिल मैं डिस्कस करूंगा उसको मैं। जितने भी हम लोगों ने प्रोविजंस किए, चाहे वो रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 या सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 में जो है कहीं पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 5 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेक्शन 7 और 8 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शन नंबर 9 में एक कंसेप्ट आया। आप सबको याद है हम लोगों ने सेक्शन नंबर 9 के एक्सेप्शन केसेस में बिजनेस कनेक्शंस का कंसेप्ट किया था। बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है। वो अमेंडमेंट क्यों हुआ और अमेंडमेंट क्या हुआ मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा जब मैं टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करूंगा।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस को अभी हम लोग कर रहे हैं पेंडिंग, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। और रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद जो सबसे बड़ा जिसे हम लोग कहते हैं बम फटा है वो है इन द चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में भी कुछ रेडिकल चेंजेस किए गए हैं। आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड टू सी वन डिस्कशन ऑन दिस चैनल जो हमारे सोशल मीडियाज हैं, और वो जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ही डिसहार्टनिंग सी थी। मैं थोड़ा सा उसको करेक्शन करना चाहूँगा उसके ऊपर। ध्यान से ज़रा बात को समझेगा। पहले हम लोग ये समझे कि सेस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आप सेस वर्ड नहीं समझोगे अमेंडमेंट क्या है और कहाँ से हो रहा क्यों हुआ वो बात हमें समझ में नहीं आ पाएगी। तो सेस का मतलब क्या है? सेस इज अ स्पेशल टैक्स, सेस इज अ स्पेशल टैक्स which is charged for a particular purpose and money collected is used only for that purpose। तो बेटा सेस एक स्पेशल प्रकार का टैक्स है जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चार्ज किया जाता है। सरकार हमें बताती है कि हम किस पर्पस के लिए चार्ज कर रहे हैं, और वो पैसा जो भी इकट्ठा होगा सेस के नाम से वो पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा, उसके अलावा और किसी काम के लिए वो यूज नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास सेस है। चिदम्बरम साहब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और चिदम्बरम साहब उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। चिदम्बरम साहब ने एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर रेडिकल चेंजेस लाने के लिए उन्होंने एजुकेशन सेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और एजुकेशन सेस भी एक नहीं दो थे। प्राइमरी एजुकेशन सेस एक अलग सेस था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एक अलग सेस था। दोनों का पैसा अलग अलग कामों के लिए चार्ज किया जाता है और अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राइमरी एजुकेशन सेस जिसका रेट था 2%, दैट वाज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, उसके अलावा और किसी काम के लिए यूज नहीं होगा वो। सिमिलरली सेकेंडरी एजुकेशन वाज चार्ज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और किसी काम के लिए चार्ज नहीं होगा। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को टोका जब वो करते थे एजुकेशन सेस 3%। माइंड यू, एजुकेशन सेस 3% था ही नहीं, एजुकेशन सेस था 2% प्राइमरी एजुकेशन का और 1% फॉर हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन का। नाउ इस बार अमेंडमेंट क्या है? इस बार अमेंडमेंट ये है कि इन्होंने दोनों तरह के जो एजुकेशन सेस हैं उन दोनों तरह के एजुकेशन सेस को इन्होंने अबॉलिश कर दिया, एंड दोनों तरह के एजुकेशन सेस को अबॉलिश करके उसकी जगह एक नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया। आप खुदा का वास्ता है ऐसा नहीं समझेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे। मैंने देखा कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर ऐसा हो रहा है कि साहब प्राइमरी एजुकेशन सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, हेल्थ सेस 1% एंड टोटल 4%। भाई साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये एक ही सेस है, अलग अलग सेस नहीं है। दिस इज वन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वन सेस है, कंबाइंड सेस है 4% का। इसके ब्रेकअप्स आप नहीं करेंगे, आप ब्रेकअप्स नहीं कर सकते। सरकार ने कोई ब्रेकअप नहीं किया है। पिछले साल तक ब्रेकअप था, इस साल कोई ब्रेकअप नहीं है। यू हैव टू शो इट एज 4% कंबाइंड, एंड प्लीज खुदा का वास्ता है आप इस तरह का ब्रेकअप के साथ इसको नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हेल्थ सेस अलग से इंट्रोड्यूस किया 1% का, नहीं, हेल्थ सेस अलग से कुछ नहीं है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंबाइंड है 4% का। 2005-2006 असेसमेंट ईयर में, और उसका रेट था 2% का। बाद में इसका रेट इन्होंने 2007 फाइनेंस एक्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंट्रोड्यूस करके 1% इंक्रीज किया। तो जो टोटल इफेक्टिव रेट था दैट वाज 3%। इवन दो मैंने यहां पे कहा है
इट शुड नॉट बी क्लब्ड टुगेदर। 3% आपको इकट्ठा नहीं दिखाना चाहिए था। अगर आपने कभी भी दिखाया पास में तो वो ठीक नहीं था। और साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान देना, एजुकेशन सेस हर केस में अप्लाई हो रहा था टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद। नाउ दिस हैज बीन रिप्लेस्ड दिस ईयर विद न्यू कंसेप्ट दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बी केयरफुल, when tax is collected with a particular name and the money collected is used for the purpose in the name of which it has been collected, then such tax is called cess। टैक्स एक पर्टिकुलर नाम से चार्ज किया जाएगा, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चार्ज किया जाएगा, उसका पैसा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेस। दैट इज व्हाट वी कॉल सेस। और ध्यान देना, इस साल से 1920 असेसमेंट ईयर से गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज वन सेस विद द नेम कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी इंपोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स पे लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। अब देखो यहां पे मैंने लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि सर अगर आपने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, तो अगर किसी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी क्या उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? आंसर इज बिग नो। याद रखिएगा, अगर किसी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उसका टैक्स जीरो होगा। जब टैक्स जीरो है तो जीरो का 4% भी जीरो ही होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा अमाउंट ऑफ टैक्स के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि यह तभी अप्लाई होगा जब किसी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो फिर ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन से अप्लाई नहीं होगा। और साथ साथ में ध्यान देना, ये अप्लाई होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स। हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे पास 7 पर्सन्स हैं, तो सातों के सातों पर्सन्स के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा। ये अप्लाई होगा ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज के रेट्स में कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने मई 18 और नवंबर 18 एग्जाम के लिए सरचार्ज के रेट्स पढ़े थे, सेम रेट्स विल अप्लाई फॉर मई 19 एंड नवंबर 19 एग्जामिनेशन। रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। 4% किसका? टैक्स प्लस सरचार्ज का। हाँ, अगर सरचार्ज नहीं है तो सिर्फ टैक्स का आपने लगाना है 4%। एक और बदलाव डोमेस्टिक कंपनी के रेट्स के ऊपर है, टैक्स रेट्स के ऊपर है। हालांकि आपको यहां पे मैं बता रहा हूं कि सीए के सिलेबस में कंपनी के टैक्स रेट्स सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीए सिलेबस में वी हैव ओनली एंड ओनली वन कंसेप्ट, दैट इज द टैक्स रेट्स एंड द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्लासेस अपनी बना रहा हूँ या आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सीएमए एग्जाम स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स। कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए के स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप लोगों के सिलेबस में है टैक्स रेट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। उसमें बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, ध्यान से देखिएगा। बदलाव ये है कि पिछले साल जब टैक्स रेट हम लोग चेक करते थे तो हम लोग कहते थे भाई टैक्स रेट लगेगा 25% का, फ्लैट 25% का। उसकी शर्त थी, उसकी कंडीशन ये थी कि डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 15-16 के अंदर जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम होना चाहिए। नाउ दिस वाज द टैक्स रेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस बार भी टैक्स रेट सेम है, टैक्स रेट सेम है, बस कंडीशन उसकी बदल गई है। कंडीशन क्या है? डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट अप्लाई होगा 25% का। शर्त क्या है? शर्त यह है कि प्रीवियस ईयर 16-17 के अंदर, याद रखिएगा चेंज हो गया। पहले ईयर क्या आ रहा था? पहले ईयर आ रहा था 15-16 का, अब ईयर आ रहा है 16-17 का, तो एक साल आगे बढ़ गया। अगर टर्नओवर 250 करोड़ के बराबर या 250 करोड़ से कम का है तो टैक्स रेट लगेगा 25% का, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो टैक्स रेट लगेगा 30% का। मेरे बेटा याद रखना, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 90% कंपनीज ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम का है। दैट मीन्स हमारे देश में लगभग 90% कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है 25% का।
विच इज डिसेंट रेट, काफी कम कर दिया हमारी सरकार ने, अरुण जेटली साहब ने, क्योंकि 2014 से पहले टैक्स रेट 30% का जा रहा था, उसको कम कर दिया। यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर मान लीजिए अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 16-17 में थी ही नहीं, कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 17-18 के अंदर, अगर कंपनी इस साल बनी 18-19 में बनी या कंपनी पिछले साल बनी 17-18 में बनी, तो टैक्स रेट क्या होगा? अरे भाई सेंसिबली अगर हम लोग सोचें कि अगर कंपनी 16-17 में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब टर्नओवर भी जीरो है। अगर टर्नओवर जीरो है तो इसका मतलब टर्नओवर 25 जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम का है, और अगर टर्नओवर 250 करोड़ से कम का है तो टैक्स रेट विल बी 25%। सो आंसर टू योर क्वेश्चन कैन बी, अगर कोई कंपनी प्रीवियस ईयर 16-17 में एग्जिस्ट नहीं करती थी, 16-17 में बनी या उसके बाद बनी, तो टैक्स रेट इज नॉट टू बी 30%, द टैक्स रेट हैज टू बी 25%। मेरे बेटा, आपको किसी भी तरह का कभी भी कोई भी डाउट अगर पूछना है, किसी भी तरह का अगर आपने मेरे से जुड़ना है, या मेरी क्लासेस अगर आपने वीडियो क्लासेस परचेज करनी है, दिस माय मोबाइल नंबर, आप इस मोबाइल नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे से जुड़ने के लिए। अब आइए जो मेन हेडेक है इस बार का उसके ऊपर। दिस इज द टफेस्ट एरिया एंड द टफेस्ट एरिया। टफेस्ट एरिया क्या है, जरा एक बार हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं और देखते हैं अमेंडमेंट क्या आया है। हम लोग पिछले साल तक क्या करते थे, हम लोग पिछले साल तक टैक्स रेट्स लेते थे ऑफ कैपिटल गेन्स, और हम लोग इसके अंदर फ्लो चार्ट बनाया करते थे। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग ऐसे लिखते थे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन which STT has been paid। ऐसे इक्विटी शेयर्स जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और उनके सेल परचेज के टाइम पे STT पे हो चुका है, तो वो एक कैटेगरी अलग बना लेते थे। और इसके अलावा ऑल अदर कैपिटल एसेट्स, बाकी सारे के सारे कैपिटल एसेट्स की अलग कैटेगरी बन जाती थी। तो याद रखिएगा, यहां पे हम लोग कवर करते थे इक्विटी शेयर्स को सिर्फ। तो अगर आप सोचे प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स जाएंगे इस अदर कैटेगरी में, डिबेंचर्स जाएंगे इस अदर कैटेगरी में, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सारे के सारे एसेट जाएंगे अदर एसेट्स की कैटेगरी में। इनके टैक्स रेट्स क्या थे, अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 38 में एग्जेम्प्ट होता था। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 111A में इसका टैक्स रेट 15% का चार्ज किया जाता था। बाकी सभी एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 20% का टैक्स लगता था अंडर सेक्शन 112। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो नॉर्मल टैक्स रेट जो भी होगा वो अप्लाई होगा, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होता था। दिस वाज द कंसेप्ट। नाउ व्हाट अमेंडमेंट हैज बीन डन, गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट ये है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 को अबॉलिश कर दिया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 जो एग्जेम्पशन दे रहा था, इस सेक्शन को अबॉलिश कर दिया। दैट मीन्स अब कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा किसके ऊपर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर एसटीटी पेड है तो वो पहले एग्जेम्प्ट होता था। इस साल से असेसमेंट ईयर 1920 से उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन टैक्स रेट भी बहुत कम है और साथ साथ में और बहुत सारे चेंजेस हैं। आइए जरा देखें वो चेंजेस क्या हैं, और साथ साथ में कुछ और डिस्कशंस भी करेंगे। द टैक्स रेट ऑफ ऑन कैपिटल गेन सेक्शन 112A, a new section has been introduced. सेक्शन 112A। बी वेरी केयरफुल, ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 112A ओवरराइड्स सेक्शन 112। एक ध्यान रखना, सेक्शन 112 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 112 में कहा जाता था कि टैक्स रेट लगेगा 20% का, कुछ सिचुएशंस में 10% का। ये कुछ सिचुएशंस क्या थी, प्रोविजन था 112 का, जहां पे दिया गया था कि अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है
तो बिना इंडेक्सेशन कैलकुलेट किए हुए उनका टैक्स रेट 10% का होगा। नाउ सेक्शन 112A ओवर रूल्स सेक्शन 112, दैट मीन्स 20% का टैक्स रेट नहीं है, 10% का टैक्स रेट भी नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस क्या हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 112A is applicable for long term capital gains arising on or after 1st of April 2018। तो अगर 2018 पहली अप्रैल 2018 के बाद अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेचा है और उसके ऊपर कैपिटल गेन्स आ रहा है लॉन्ग टर्म नेचर का, तो सेक्शन 112 अप्लाई होगा। 12A, Section 112A is applicable on the long-term capital gains arising on or after 1st of April 2018 on the transfer of listed equity shares। ये सबसे जरूरी है that it is on the listed equity shares। तो अगर नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो वो 112A में कवर नहीं होंगे, वो जाएंगे नॉर्मल 112 में या फिर नॉर्मल स्लैब रेट के ऊपर। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये कंडीशंस क्या हैं, हम लोगों को कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना होगा। पहली चीज, हमारी इनकम के अंदर टोटल इनकम कैपिटल गेन्स की इनकम इंक्लूड हो, ये पहली कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो कैपिटल गेन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैपिटल गेन्स आए फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या तो किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचा जाए या फिर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बेचा जाए। याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स का यूनिट जैसे किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के केस में हम लोग इशू करते हैं यूनिट्स। एक मैं फालतू की बात और आपके साथ कर रहा हूं, नॉट एट ऑल रेलिवेंट विद दीज अमेंडमेंट्स। कोई म्यूचुअल फंड न्यू यूनिट्स मार्केट में ऑफर करता है तो हम लोग आईपीओ बोलेंगे क्या? आंसर इज नो। उस केस में हम लोग बोलते हैं यूनिट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर वो आईपीओ है तो वो इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है, समथिंग विच वाज नॉट रिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पसेस, बट स्टिल कुछ एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ सीए। याद रखिएगा, ये सेक्शन अप्लाई होगा 3 केसेस में। 3 में से जो तीसरा केस है वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट लेवल पे वो जरूरत नहीं है, फाइनल लेवल पर जाएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। 3 केसेस कौन से? पहला, ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी। दूसरा, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड्स। एंड तीसरा हमारे पास बिजनेस ट्रस्ट के बारे में बात होती है। बिजनेस ट्रस्ट तीसरा पॉइंट है जो मैंने यहां से हटा दिया है, फाइनल लेवल पे यूज करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे उसको यूज नहीं करेंगे, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन में इन्होंने कुछ बदलाव किया है। इसके बारे में डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा, नहीं तो क्लास हमारी ऑलरेडी लंबी जा रही है और लंबी हो जाएगी। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर इतना ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपसे पैसा लिया जाएगा बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी और वो पैसा आगे मिनिमम उसका 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इस बार एक अमेंडमेंट है, 90% का भी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ध्यान रखना कि इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में एसटीटी पे होगा तो यह सेक्शन अप्लाई होगा। एसटीटी कब पे करना है, बी केयरफुल, ध्यान से पड़ेगा। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड ऑन बोथ एक्विजिशन एज वेल एज ऑन द ट्रांसफर। तो एसटीटी पे करना है दोनों टाइम पे, परचेज के टाइम पे भी और ट्रांसफर के टाइम पे भी। अगर ऐसा हो रहा है कि परचेज और ट्रांसफर दोनों के केस में एसटीटी पे हो रहा है, तो इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए नया सेक्शन लगेगा, सेक्शन 112A। साथ साथ में ध्यान देना, अगर हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो एसटीटी पे होना चाहिए ओनली ऑन ट्रांसफर। यहां पे परचेज के बारे में बात नहीं हो रही है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सिर्फ ट्रांसफर पे एसटीटी, लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ट्रांसफर प्लस परचेज दोनों केस में एसटीटी पे होगा, तो सेक्शन 112A अप्लाई होगा, अदरवाइज 112A अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, यहां पे कुछ IFSC के बारे में बात हो रही है।
ये IFSC, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेंटर कंपनी, ये कंपनी होती है। IFSC हमेशा एक कंपनी होती है। इसके बारे में चर्चा मैं आपके साथ GST में करूंगा। जब GST के अमेंडमेंट्स करेंगे तो वहां जाके इसके बारे में मैं आपके साथ और डिटेल चर्चा करूंगा। गुजरात के अंदर पहला IFSC कंपनी बना जिसका नाम है गुजरात गिफ्ट सिटी। तो गुजरात गिफ्ट सिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। 2015 में कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। और इस पॉइंट का डिस्कशन यहां पे नहीं कर रहे, जाके डिस्कशन करेंगे इसका GST अमेंडमेंट्स में। लेकिन यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखिएगा, परचेज और सेल दोनों टाइम पे अगर STT पे हुआ है तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स रेट 112A में अप्लाई होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे परचेज के केस में कभी लगता ही नहीं है STT। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे दिए। अब बोनस शेयर्स अगर दे रहे हैं तो बोनस शेयर्स में कहीं से कोई सेल परचेज तो हुआ नहीं, तो उस केस में STT भी अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने IPO में शेयर्स परचेज किए हैं तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज नहीं हुए, उसके ऊपर भी STT पे नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP के दौरान शेयर्स दे रहा है तो वहां पे भी STT नहीं अप्लाई होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सरकार ने कहा कि इन केसेस में भी हम लोग ये जो बोथ की कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर सिर्फ ट्रांसफर पे STT पे हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर सेक्शन 112A अप्लाई करेंगे। तो एक्सेप्शनल केस क्या है, ध्यान से पढ़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड फॉलोइंग शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ STT शैल नॉट अप्लाई। हाँ, परचेज के केस में, एक्विजिशन के केस में, ट्रांसफर के केस में STT देना ही होगा। कौन कौन से केसेस हैं? पहला, एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर प्रेफरेंशियल इशू। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोनस शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं या प्रेफरेंशियल इशू के बारे में बात कर रहे हैं। साथ साथ में एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर IPO, दैट इज IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं, या एक्विजिशन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगेन मेरे बच्चे याद रखिएगा, मैंने यहां पे सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनफैक्ट लिस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो लिस्ट के अंदर 8-9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे इंटरमीडिएट के लिए रेलेवेंट है। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इंडेक्सेशन का सिस्टम आपने अप्लाई नहीं करना। तो ये बात यहां पे नीचे लिख दो, नोट बना के लिख दो। सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल। सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल। सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन आपने अप्लाई नहीं करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसके ऊपर STT पे हो चुका है। इंडेक्सेशन का सिस्टम हटा दिया। पहले इंडेक्सेशन होता था, अब इंडेक्सेशन हटा दिया। इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करना है आपने। बिना इंडेक्सेशन के आप कैलकुलेशन करके देखिए कैपिटल गेन्स कितना आ रहा है। जो भी कैपिटल गेन्स है उसका 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन 1 लाख के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी होगा उस अमाउंट के ऊपर 10% का टैक्स रेट अप्लाई होगा। मेरे बेटा, नया कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका करवाने वाला हूं। दोबारा से समझ लीजिए, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो, कंडीशंस को दोबारा से समझ लीजिए। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो, STT पे हो चुका है परचेज और सेल दोनों के टाइम पे, लेकिन परचेज के केस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे बोनस शेयर्स है, IPO है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड सो ऑन। अगर इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड है, STT पे हो चुका है, इंडेक्सेशन नहीं करना है। बिना इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करें। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, जितना कैपिटल गेन्स आएगा उसमें से 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने एग्जाम कर देना है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपने 10% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देना है। कुछ और बातें जो बहुत जरूरी हैं, पहले भी था हमारे कानून में, लेकिन अब उसको स्पेशली मेंशन कर दिया है कानून के अंदर। ध्यान देना, इस कैपिटल गेन में से 80C से 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
आप किसी प्रकार के कोई डिडक्शंस का अमाउंट यहां पे लिस्ट नहीं करेंगे। 87A का जो रिबेट है वो रिबेट भी 112A के टैक्स में से अलाउ नहीं किया जाएगा। इंडेक्सेशन का सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, नो सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन विल अप्लाई। इसमें एक और जरूरी पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का नया सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 55, और सेक्शन 55 के अंदर उन्होंने एक नया पॉइंट और डाला है। सेक्शन 55 के अंदर उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जहां पे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में उन्होंने डिस्कशंस की हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसके बारे में कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशंस हो रहे हैं। याद रखिएगा बाकी के सारे टैक्स रेट सेम रहेंगे। 112 का 20% सेम रहेगा, 111A में 15% सेम रहेगा। शॉर्ट टर्म बाकी सभी एसेट्स के ऊपर नॉर्मल रेट के हिसाब से अप्लाई होता रहेगा। एक और चीज जो हम लोग पहले किया करते थे, डेफिशिएंसी फुलफिल करने का कंसेप्ट, कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम 2,50,000 रुपए से कम है और कैपिटल गेन्स का अमाउंट भी है, तो कैपिटल गेन्स के अमाउंट में से आप डेफिशिएंसी को शिफ्ट करते थे, फुलफिल करते थे, वो कंसेप्ट 112A में अप्लाई होगा, डेफिनेटली अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे, बात हमारे को और बहुत अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। मिस्टर जे हैज अ टैक्सेबल सैलरी ऑफ 3 लाख रुपीज। तो एक टैक्सेबल सैलरी मैंने आपको दिया। जब मैंने कहा टैक्सेबल सैलरी, तो याद रखिएगा टैक्सेबल सैलरी के अंदर हम लोगों ने सब कुछ कवर अप कर लिया है। दैट मीन्स सेक्शन 16 के सारे डिडक्शंस, सेक्शन 16 के सारे डिडक्शंस हम लोग यहां पे कवर अप कर चुके हैं। Mr. J has a taxable salary of 3 lakh rupees for the previous year 18-19 and he had purchased 1,000 equity shares of Reliance Industries Limited on 15th of July 2010. 15 जुलाई 2010 को परचेज किया था for 630 each, 630 रुपए का परचेज किया था, which has been sold by him for 1150 रुपए each on 14th of December 2018। आज की तारीख पे उसने बेचा है। He invested 1,50,000 rupees in the public provident fund account under section 80C. Calculate the tax liability for the previous year 18-19, that means assessment year 2019-2020। आइए मेरे बेटा जल्दी से इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर दें। कैलकुलेशंस कैसे होंगी, नया कंसेप्ट है, कैसे अप्लाई करना है, बी वेरी वेरी केयरफुल। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस हम लोग ले रहे हैं, वो अजम्पशंस लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, वी अज्यूम दैट इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज and STT, security transaction tax, has been paid on both purchase and sale। तो हमारे पास ये assumption आ रहा है और इस assumption के बेसिस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, cost of shares has been determined as per new section section 55 subsection 2 clause AC। मेरे बच्चे ये नया सेक्शन है। कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जब मैं आपके साथ अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा वहां जाके आपको बताऊंगा कि इक्विटी शेयर्स जिनके ऊपर 112A का सेक्शन अप्लाई हो रहा है उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेट करने का बिल्कुल नया एक अनोखा तरीका हमारी सरकार ने इस बार दिया है और मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे एग्जाम के अंदर वो पूछा जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये मान रहा हूं कि जो कॉस्ट दिया हुआ है दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 55। सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, ध्यान देना कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले आप ले लीजिए पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा जिस दिन परचेज किया है। परचेज कब किया है? परचेज किया है 15th of July 2010 और पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म होगा जिस दिन बेचा उससे एक दिन पहले। तो 14 दिसंबर को बेचा तो 14 दिसंबर से पहले 13 दिसंबर 2018 को ये पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म होगा। अगेन ध्यान रखना
पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा एक दिन पहले खत्म होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन खत्म नहीं होता जिस दिन बेचा, उससे एक दिन पहले खत्म होता है। नाउ दिस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। इस वजह से एसेट दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, नो इंडेक्सेशन, नया कंसेप्ट है, इंडेक्सेशन नहीं करना आपने। सेल कंसिडरेशन ले लीजिए। सेल कंसिडरेशन कितना है? सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है हमें 1150 टू बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो बेचे हैं, दैट इज 1000। सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई डाटा हमारे पास नहीं है, तो दैट इज 0। वी विल हैव नेट सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने यहां से लेस कर देना है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 630 ईच, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। द डिफरेंस अमाउंट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना है जरा एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेटर मैंने कहाँ रख दिया? ये मेरी लापरवाही हो गई, आज कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। कैलकुलेटर आ गया, थैंक यू पारेश ने मेरे को कैलकुलेटर दे दिया है। तो 1150 टू बी मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल बी 11,50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 0। नेट सेल कंसिडरेशन इज 11,50,000। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 630 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6,30,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा दैट विल बी 5,20,000 रुपीज। सो अ न्यू सिस्टम वेयर इंडेक्सेशन इज नॉट टू बी अप्लाइड। इंडेक्सेशन आप अप्लाई नहीं करना। अब आप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैलकुलेशन कर लीजिए, जहां पे आपको सैलरी दिया हुआ है, सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है आपको 3 लाख रुपीस। एलटीसीजी का अमाउंट आपको दिया हुआ है। एलटीसीजी का अमाउंट कितना अभी कैलकुलेट किया हमने? 5,20,000 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 8,20,000 रुपीज। 80C के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फिगर आपको दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज। मेरे बेटा याद रखिएगा, नया कंसेप्ट है, इस नए कंसेप्ट को बहुत बहुत ध्यान से करना। 8,20,000 में से 1,50,000 पे गया तो ये बच गया हमारे पास 6,70,000 पे। याद रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस का पैसा आप यहां से लेस नहीं कर पाएंगे। डिडक्शंस का पैसा जो लेस होगा वो सैलरी की इनकम से लेस होगा। कैपिटल गेन्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में से आप डिडक्शंस का अमाउंट लेस नहीं कर सकते। अभी अभी बताया था 87A का रिबेट भी लेस नहीं कर सकते। ठीक बात है जी। अगर ऐसा है तो अब इसका मतलब यह हुआ कि इस 6,70,000 रुपए का 2 टुकड़े हैं, जहां पे हमारे पास LTCG ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हमारे पास आ रहा है, दैट इज 5,20,000। और हमारे पास जो ऑर्डिनरी या नॉर्मल इनकम आ रही है, दैट नॉर्मल इनकम इज 670 माइनस 520, दैट इज 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 रुपये हमारे पास यहां पे ये आ गया। याद रखना, जो नॉर्मल इनकम है, ये नॉर्मल इनकम हमारी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप पहले एग्जेम्पशन लिमिट को फुलफिल करोगे और ट्रांसफर करोगे पैसा, जिसके लिए सेक्शन 112A अप्लाई होगा। कितना ट्रांसफर करोगे? 1 लाख रुपए यहां पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो यहां से 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लेस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना? 4,20,000 रुपए बचेगा। यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 2,50,000 रुपए आएगा। यहां पे स्लैब 1 के हिसाब से, स्लैब A के हिसाब से टैक्स इतना आएगा 0। ध्यान देना, 4,20,000 के अंदर अब आपने एग्जेम्प्ट रखना है अंडर सेक्शन 112A। कितना एग्जेम्प्ट रखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करना है आपने। तो फिर जो टैक्सेबल होगा वो टैक्सेबल कितना होगा? वो टैक्सेबल होगा 3,20,000 रुपए। इस 3,20,000 के ऊपर टैक्स कितना लगाना है जी? टैक्स लगाना है 10% का। तो 10% का टैक्स लगाएंगे,
तो दिस टैक्स विल बी नाउ इक्वल टू 32,000 रुपीज। 32,000 का जो टैक्स है सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा, इनकम 50 लाख रुपए से कम है, तो टैक्स प्लस सरचार्ज विल कम टू 32,000 रुपीज। इसके अंदर अब आपने ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से, तो 32,000 का 4% आपने निकाला, दैट कम्स टू 1280। दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी नाउ 33,280 रुपीज का टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज अ न्यू सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट लगाए। सबसे पहला नया कंसेप्ट लगाया कि इंडेक्सेशन नहीं होगा। बिना इंडेक्सेशन के आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है, उसमें से डेफिशिएंसी अगर है तो पूरी करनी है, और उसके बाद 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करते हुए बाकी अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स लगाना है 10% के हिसाब से। सो दिस इज अ टोटली न्यू कंसेप्ट, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी किताब के अंदर दिए हुए हैं। If you wish to buy classes for May examination, 19 examination, so our classes are available both on offline as well as online mode. अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ बुक से काम चलाना चाहते हैं, तो आप बुक भी हमारी परचेस कर सकते हैं। ओपन मार्केट में भी है और हमारे पोर्टल के ऊपर भी बुक्स की सेल स्टार्ट हो चुकी है। एंड बुक्स हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अराउंड 3,000 MCQs उसके अंदर हम लोगों ने दिए हुए हैं। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज द अमेंडमेंट्स फॉर द चैप्टर ऑफ सैलरी। सैलरी के चैप्टर के अमेंडमेंट्स हैं। मेजर अमेंडमेंट है, जिसके अंदर दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट सेक्शन 16 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मिले जो कहते हैं कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नया कंसेप्ट है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो गया। नहीं, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट है, दिस वाज अर्लियर देयर, इट वाज देयर इन द लॉ। उसका सेक्शन भी हमारे पास था, सेक्शन 16 क्लॉज 1 था। लेकिन चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 2005 फाइनेंस एक्ट में फ्रॉम अप्रैल 2006 इसको खत्म कर दिया था। चिदम्बरम साहब ने स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म किया था, और इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहता है, जरा इस बात को ध्यान से समझेंगे। बेटा, अगर हम लोग एक बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेसमैन अपनी इनकम कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे करता है, और वो खर्चे अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट भी करता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो हम लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं, उस रेंटल इनकम में से हमारे 2 प्रकार के खर्चे लेस किए जाते हैं। इनफैक्ट 3 प्रकार के। 2 कौन कौन से? पहला, जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिया वो लेस किया जाता है। उसके अलावा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज 30%। और इसके अलावा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो नाउ ऐसा कोई भी डिडक्शन सैलरी में से नहीं मिल रहा था कहा मैंने, अब तो मिलता है इस साल से। अरुण जेटली साहब ने देखा कि भाई जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके भी खर्चे होते हैं। घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं वापस, तो ट्रैवलिंग का खर्चा है। अगर अपनी कार पे जा रहा है तो पेट्रोल डीजल का खर्चा है। मेट्रो पे जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है, जैसे भी ट्रैवल कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है तो भी खर्चा कर रहा है। साथ साथ में कई बार एम्प्लॉय बीमार होता है, उसके बावजूद ऑफिस जाता है, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। और इस प्रकार के ओवरहेड्स जैसे स्टेशनरी का खर्चा और इस प्रकार के खर्चे भी होते हैं। और इन सभी खर्चों के लिए एम्प्लॉय को कोई टैक्स बेनिफिट, कोई डिडक्शन नहीं मिलता, जो पहले मिलता था, लेकिन 2006 से उसको बंद कर दिया। तो अरुण जेटली साहब ने वो डिडक्शन दोबारा से अलाउ कर दिया है, विच इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40,000 रुपए। ध्यान देना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग 30% का डिडक्शन देते हैं फ्लैट, और वो हमेशा 30% रहेगा, ना 30% से ज्यादा का डिडक्शन, ना 30 से कम। और उस 30% के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस प्रूव नहीं करने होते कि आपने खर्चा किया नहीं किया, कौन सा किया, कितना किया, ऐसा कोई आपने प्रूव नहीं करना होता।
उसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अंदर डाला। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं सबको 40,000 रुपए का डिडक्शन दूंगा, और 40,000 रुपए का डिडक्शन जिन खर्चों के लिए मिलेगा, मेरे को उन खर्चों का कोई प्रूफ नहीं चाहिए आपसे। आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किए अपने ऊपर, आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए अपने ऊपर, स्टेशनरी का खर्चा किया अपने ऊपर, आई डू नॉट नीड एनी प्रूफ फॉर दैट, जस्ट क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 40,000 रुपीज। सो दिस इज अ वेलकम मूव, बहुत अच्छा मूव है बाय मिस्टर अरुण जेटली। ऑन द अदर हैंड अरुण जेटली साहब ने कहा कि जब हमने आपको 40,000 रुपए का एग्जेम्पशन दे दिया, डिडक्शन दे दिया सैलरी में से, तो कुछ बेनिफिट्स मैं आप विड्रॉ कर लूंगा। कौन से बेनिफिट्स विड्रॉ हुए? पहली चीज याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉय को, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए। यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला करता था 3,200 रुपए का एग्जेम्पशन अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डेफ है, डम्ब है, और बाकी सभी लोगों के लिए, जैसे मेरे जैसे भले चंगे लोगों के लिए, आप जैसे भले चंगे लोगों के लिए यह एग्जेम्पशन होता था 1,600 रुपए का। मेरे बेटा ध्यान देना, 3,200 रुपीज का जो एग्जेम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का है, दैट स्टिल कंटिन्यूज टू बी देयर, वो अभी भी मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं। लेकिन मेरे जैसे, आप जैसे भले चंगे लोगों को जो 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन मिल रहा था, वो 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया। अब 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो विड्रॉ किया और 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, तो ठीक है। दूसरी बात, आप रिकॉल करें, मेडिकल रीइंबर्समेंट में 15,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिला करता था। अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स हो रहे हैं अदर दैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खर्चे, तो उस केस में 15,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिला करता था। अरुण जेटली साहब ने वो 15,000 का एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर लिया है। तो अगर हम लोग देखें नुकसान कितने का हुआ, जो हमें नुकसान हुआ वो नुकसान कितने का हुआ, कैलकुलेटर अगर मैं आपको दिखा पाऊं, हाँ यस कैलकुलेटर इज देयर, तो कैलकुलेटर देखिएगा नुकसान कितने का हुआ। नुकसान हुआ भाई 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1,600 का एग्जेम्पशन टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12, ये नुकसान हो गया 19,200 रुपए का। अब ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान हो गया कि 15,000 रुपए का जो मेडिकल रीइंबर्समेंट था वो भी नहीं मिलेगा। तो जो टोटल नुकसान हुआ वो है 34,200 रुपए का। जेटली साहब ने कहा नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मैं दो चीजें विड्रॉ कर रहा हूं तो मैं एक चीज तुम्हें दे भी रहा हूं, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, कितने का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया? 40,000 रुपए का। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दैट मीन्स एवरी पर्सन स्टिल कंटिन्यूज टू बेनिफिट, सबको बेनिफिट अभी भी मिल रहा है, नुकसान किसी का नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और एक और बात, मैंने इसके ऊपर एक बहुत फर्स्ट क्लास सा बढ़िया सा एनिमेटेड वीडियो बनाया हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड। अगर आप वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का एनिमेटेड वीडियो लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको डेफिनेटली, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। उससे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट और अच्छे से याद हो जाएगा। अब जो चेंजेस हैं वो चेंजेस देख लीजिए। पिछले साल तक का 3,200 का एग्जेम्पशन मिलता था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको, और मेरे जैसे, आप जैसे भले चंगे लोगों को 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन मिल रहा था। हमारा ये 1,600 का एग्जेम्पशन खत्म कर दिया, ओमिट कर दिया, विड्रॉ कर लिया। हम लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 1,600 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को 3,200 का एग्जेम्पशन पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, वो विड्रॉ नहीं हुआ। ये पहला चेंज। दूसरा, पिछले साल तक स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था। इस साल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई सभी को 40,000 रुपए का डिडक्शन दे दिया। Everybody, whether a government employee or non-government employee, everybody will get deduction of 40,000 rupees. अगर ग्रॉस सैलरी 40,000 से कम है, किसी की ग्रॉस सैलरी 35,000 रुपए है, तो पूरे 35,000 का एग्जेम्पशन है या डिडक्शन है, और अदरवाइज 40,000 का डिडक्शन सबको मिलेगा। याद रखिएगा, ये डिडक्शन किस चीज के लिए मिलेगा? ये डिडक्शन मिलेगा टू मीट वेरियस एक्सपेंसेस that the employee has to meet while in employment, like expenses on traveling to office, back to home, expenses of stationery, medical expenses and so on। सबके लिए 40,000 रुपए का डिडक्शन है। ये जो 40,000 का डिडक्शन है, दिस इज एन
अनकंडीशनल, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सबको 40,000 रुपये दिया जाएगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सपोर्टिंग एविडेंस, आपसे कोई बिल नहीं मांगे जाएंगे, खर्चे का प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, 40,000 का डिडक्शन दे देंगे। ये सबको मिलेगा, चाहे कोई इंप्लॉई नौकरी में है या रिटायर हो चुका है और उसको पेंशन मिल रही है। याद रखना, पेंशन वालों को भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फैमिली पेंशन वालों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे भाई क्यों, फैमिली पेंशन वालों को क्यों नहीं मिलेगा? उसके पीछे कारण है, फैमिली पेंशन सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होता, फैमिली पेंशन सेक्शन 56 में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, इस वजह से फैमिली पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। लिख लो ये बात, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन will be allowed, no standard deduction will be allowed from family pension, will be allowed from family pension। नॉर्मल पेंशन में से मिलेगा, लेकिन फैमिली पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन कभी भी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता, फैमिली पेंशन हमेशा टैक्सेबल होता है इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और मेरे बच्चे साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, 40,000 रुपये का पैसा सबको मिलेगा, कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी एंड सो ऑन। मेडिकल का खर्चा, जो मैंने आपको कहा था कि पिछले साल तक मेडिकल के ऊपर 15,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता था रीइंबर्समेंट पे, और आप ऑब्जर्व करें इस बार इस 15,000 रुपये को ख़त्म कर दिया, ओमिट कर दिया, और अब 15,000 रुपये का कोई रीइंबर्समेंट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज अमेंडमेंट्स दैट हैज बीन डन, आइए जरा जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपके साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम ऑफ अदर सोर्सेज के अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सेशन हमारा इस चैनल पे नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग वो करेंगे ज्ञान गुरुकुल के चैनल के ऊपर, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सेकंड सेशन वहाँ पे करेंगे। थर्ड सेशन दोबारा से हम लोग सीए ड्रीम्स पे करेंगे, फोर्थ सेशन फिर ज्ञान गुरुकुल पे करेंगे। अल्टरनेटिवली हम लोग ऐसे मूव करेंगे दोनों चैनल्स पे। आइए मेरे बेटा जल्दी से हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आज का सेशन खत्म करेंगे। मिस्टर ए इज फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी 38% हैंडीकैप्ड। मेरे बेटा ध्यान देना, 38%। सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD की अगर मैं बात करूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD की अगर मैं बात करूं, तो दोनों सेक्शंस के अंदर अगर किसी की डिसेबिलिटी 40% से कम है, 40% से कम है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। 40% से ज्यादा है, 80% तक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। 80% से ज्यादा है जिसे हम लोग बोलते हैं सिवियर डिसेबिलिटी, तो वो अमाउंट बढ़ जाता है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो 40% वाला कंसेप्ट ही नहीं पता, 40% वाला कंसेप्ट ही नहीं पता 80U में, 80DD में। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बट देन आप जरूर उसको कीजिएगा, 40% वाला कंसेप्ट देखिएगा। 40% से कम होने पे 80U और 80DD का डिडक्शन नहीं मिलता। एट द सेम टाइम 40% या 80% का कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं होता जब हम लोग बात करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 3200 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा, चाहे उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज कुछ भी होगा। पढ़ेंगे, मिस्टर ए इज अ फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटीज टू बी 38% फिजिकली हैंडीकैप्ड। ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, getting salary of 81,000 rupees per month and DA is 9,000 rupees per month. He is given transport allowance of 4,500 rupees per month and the medical expenses are reimbursed by State Bank of India, which is 40,000 rupees for the full year. Calculate his taxable salary. आपने इसकी taxable salary calculate करनी है। याद रखिएगा, जब taxable salary calculate करेंगे तो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपने इस साल से अप्लाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे आज की क्लास को। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी है 81,000 रुपीज, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिक सैलरी 81,000 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 81,000 मल्टीप्लाई बाय 12
that will give me 9,72,000 रुपीज। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है आपको 9,000 रुपीज का मेरे बेटा। डियरनेस अलाउंस डियरनेस अलाउंस 9,000 फॉर 12 मंथ्स विल बी 1,08,000 रुपये। एक फालतू की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने अपने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, दैट वॉज माई डियर इज वेरी डियर। माई डियर इज वेरी डियर, हिंदी में ट्रांसलेट करो, मेरा प्यारा हिरन। मैं लिख देता हूं यहां पे, मेरा प्यारा हिरन बहुत। एक और डियर बच गया। ये जो डियर है, ये डियर है जिसका मतलब होता है कॉस्टली। ये डियर है जिसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। ये डियर है जिसका मतलब होता है महंगा। ये डियर है जिसका मतलब होता है महंगा। सो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो ये क्या बन गया? मेरा प्यारा हिरन बहुत महंगा है। जब हम लोग डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं तो डियरनेस अलाउंस में हम लोग ये वाला डियर यूज करते हैं, दैट इज कॉस्टली, एक्सपेंसिव या महंगा। ये डियर प्यारा वाला डियर यूज नहीं होता, ये डियर हिरन वाला डियर यूज नहीं होता। डियर इज कॉस्टली और एक्सपेंसिव, दैट इज वाई डियरनेस अलाउंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई, एक्सपेंसिव, महंगाई भत्ता। चलो वापस आते हैं डीए के कंसेप्ट के ऊपर। डीए हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद आपको दिया हुआ है यहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया हुआ है, इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अमाउंट दिया हुआ है 4,500 रुपीज का, जहां से 3,200 रुपीज का एग्जाम्शन होगा। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,500 रुपीज टू बी रिड्यूस बाय 3,200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो इट विल बी 15,600 रुपये। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड है, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, नो एग्जम्पशन। इस बार से कोई एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा और पूरे का पूरा 40,000 रुपये का पैसा टैक्सेबल होगा। पिछले साल तक हम लोग 15,000 रुपये का एग्जम्पशन दिया करते थे। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस सैलरी का फिगर। ग्रॉस सैलरी का फिगर इज 9,72,000 प्लस 1,08,000 प्लस 15,600 प्लस 40,000, दैट गिव्स मी 11,35,600 रुपये, 11,35,600 रुपीज। नाउ रिड्यूस स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ रिड्यूस स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसका सेक्शन जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज सेक्शन 16 क्लॉज 1A। क्लॉज 1A याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जितना ग्रॉस सैलरी का अमाउंट है वो, या 40,000 रुपीज मैक्सिमम लिमिट, तो 40,000 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल हैव आवर टैक्सेबल सैलरी। और यहाँ पे जाके आज का सेशन हम लोग अपना वाइंड अप करेंगे। आई हैव एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट एंड अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी क्लास आज थोड़ी देरी से स्टार्ट हुई, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू देयर विल बी नो सच डिलेज फ्रॉम आवर साइड। किसी भी प्रकार का कोई भी डिले हम लोग नहीं करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। एंड नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज एंड डिडक्शन। तो 4 चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूं। उसके बाद के चैप्टर्स 3rd क्लास में और जीएसटी विल डिस्कस इन द 4th क्लास। टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, bye bye and take very good care of yourself. I will love to be disturbed from your side. Bye bye and enjoy yourself. Good luck to all of you.